हैं क्लास 10th में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लास 10 की अगर साइंस की बुक देखें तो इसमें जो फर्स्ट 5 चैप्टर है आरबीसी की बात कर रही हूँ मैं, आरबीसी पैटर्न की, तो उसमें जो 5 चैप्टर है वो केमिस्ट्री के हैं। तो इन 5 चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रिएक्शंस वाला चैप्टर है। तो पहली बात तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी रिएक्शंस है उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फर्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कहने का मतलब इसका है ऑक्सीकरण और ये है अपचयन। तो इनमें जो है बेसिक डिफरेंस वो पूछता है एग्जामिनर। तो जब भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क, जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो जिनके बीच में भी अंतर पूछा है आपने बीच में लाइन लगानी है, देन उनके बीच में आपको अंतर बताना है। जैसे ऑक्सीकरण, जैसे अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है तो वो उस धातु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। अपचयन की बात करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। तो इस तरह से इसके जो 2-3 बेसिक डिफरेंस है वो आपको लिख के आने आए। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी इन अभिक्रियाओं में बेसिक अंतर क्या है वो आप बताइए। तो ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा निष्कासित होती है, ऊष्माशोषी जिसके अंदर ऊष्मा दी जाती है। थर्ड हम बात करें तो संयोजन की अभिक्रिया और वियोजन की अभिक्रिया। ये अंतर में ना पूछ के आपको संयोजन की अभिक्रिया समझाइए, उससे भी पूछी जा सकती है, परंतु हम संयोजन और वियोजन को अंतर की फॉर्म में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संयोजन क्या होता है, जैसे 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, किसी फर्दर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन का। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो अगर कोई रिएक्टेंट टूट रहा है पार्ट्स में तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन। इसके अलावा बात करें विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कोई क्रिया कारक या जो क्रियाशील धातु होता है वो किसी और धातु को सेपरेट कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। और अगर दोनों ही एक्सचेंज हो जाते हैं तो द्विविस्थापन होता है। तो इस तरह से आपको अंतर की फॉर्म में इन 4 को याद करना है। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्रियाएं भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको जो रिएक्शंस है वैसे तो इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है प्रतिस्थापन, यानी किसी का प्रतिस्थापन हो रहा है। विस्थापन सेम रिएक्शंस है, विस्थापन और प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। फिर हम बात करें इसमें एक अभिक्रिया है प्रेसिपिटेट वाली, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे होती है। तो वो अभिक्रिया आप एक हल्की सी रीडिंग लगा लें। तो चैप्टर फर्स्ट में हमें ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस और सॉल्ट का रिएक्शन है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो एसिड जो इजीली H+ दे देते हैं वो कहलाते हैं एसिड, जो इजीली OH दे देते हैं वो कहलाते हैं बेस। एसिड बेस के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो उसके लिए हमें दी गई है pH स्केल, 0 से लेके 14 तक pH स्केल जाती है। यहाँ से 0 से लेके 14 तक 7 वाला जो होता है वो उदासीन होता है, 7 के इधर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो 14 वाला होगा वो बेसिक नेचर का होगा। इसकी शॉर्ट्स वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने उन्हें डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा pH जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
कि हमारे जठर रस का पीएच कितना होता है, आपका रक्त का पीएच कितना होता है, इस पीएच पे या फिर एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है, एसिडिक रेन ही ले ली, इट मीन्स 7 से नीचे होगा उसका पीएच। तो अगर आपको पीएच स्केल पता है और आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हल्का फुल्का तो आपको क्लिक होगा अगर आपको पीएच स्केल आती है तो। फिर हम बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। पीएच स्केल के बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है उदासीनीकरण। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में बनता है जल। ये अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसके शॉर्ट्स वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है हर साल। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में देखें तो हमें ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एंड प्रिपरेशन ऑफ मेथड, आपको प्रिपरेशन ऑफ मेथड पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको तो आपको बनाने का मेथड पता होना चाहिए, ये किस यूज़ में किया जाता है, क्योंकि ये मेनली जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम को हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो उसमें से 1.5 H2O निकल जाता है, सिर्फ हाफ H2O रहता है कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसके साथ, तो उसे हम कहते हैं पीओपी। और पीओपी का यूज़ क्या है, तो पीओपी हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, इसके अलावा बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा, इनके सबके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और इनको बनाने का मेथड और इनके यूजेस क्या हैं। और ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा एसिड बेस क्या होते हैं, वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं पीएच स्केल के द्वारा, और पीएच कैसे वेरी होते हैं, मतलब अलग अलग में, वो ज़्यादा। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, आप इनके फॉर्मूले याद कीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद कीजिए एंड देन यूजेस। फिर हम बात करें चैप्टर नंबर 3, मेटल और नॉन मेटल का है, धातु और अधातु का है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। जो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सॉरी। देन फर्दर हम बात करें मेटल की, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चमकदार होते हैं, अगाध बन्य होते हैं, इनको बजाने पे आवाज़ आती है। तो फर्दर जो भी बेसिक कैरेक्टर है मेटल के वो आप पढ़िए, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है कि मेटल होते क्या है और ये होते क्या है। इसे हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। टेबल की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में है आपके, पर फिर भी जब हम मेटल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल के इस साइड वाले जो हैं, इधर लेफ्ट साइड वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड, ये सारे के सारे क्या है, मेटल है और इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो हमें मेटल मिलता है, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल उधर पी ब्लॉक की तरफ चले जाएं तो नॉन मेटल होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो ये मेटल बनता कैसे, क्यों बनता है, जैसे बात करें लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, इनके बाहरी कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इजीली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और जो नॉन मेटल है इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। बात करें सोडियम की और क्लोरीन की, तो सोडियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देने के कारण सोडियम धनायन बनाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्लोराइड आयन बनाएगा। और ये जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड होगा आयनिक बंध। तो आयनिक बंध में पूछा जा सकता है कि आयनिक बंध से आप क्या समझते हैं, तो धातु इजीली इलेक्ट्रॉन दे के धनायन बनाएगा और जो अधातु है इलेक्ट्रॉन ले के ऋणायन बनाएगा। और ये धनायन और ऋणायन, इन आयनों के कॉम्बिनेशन से जो भी बंध बनता है वो क्या कहलाता है, आयनिक बंध। अदिशात्मक बंध होता है, दिशात्मक बंध नहीं होता। फिर आती है आपकी इस मेटल के साथ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। मेटल के साथ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं,
जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम की, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +1। ऑक्सीजन की मेनली ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -2। इनके ऊपर +2। तो इसकी संयोजकता इसके पैर में, इसकी संयोजकता इसके पैर में, तो ये M2O प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप की, तो उनमें M+2 होती है, ऑक्सीजन -2, तो ये MO। इसके साथ आप कैल्शियम लोगे तो CaO हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो नो डाउट ऑक्साइड बनेगा। हालांकि हम इसे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं, देन पेरोक्साइड भी बनते हैं, पर आपकी कोर्स में यहाँ पे ऑक्साइड है तो हमें ऑक्साइड बनना है कि ऑक्साइड बनते हैं। फिर बात होता है कि जो मेटल है, मेटल जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करके वाटर के साथ डेफिनेटली H2O क्या देता है? H+ देता है और OH- देता है, तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मेटल H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फिर जो फर्दर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि मेटल की किसके साथ रिएक्शंस है? मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होकर क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके लिए मेटल की एक सीरीज़ है, मेरे चैनल पे उस सीरीज़ को भी याद करने की ट्रिक है। इसमें जो ऊपर वाले होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, जो प्रबल अपचायक होते हैं, सॉरी, लिथियम वगैरह, जो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं परंतु खुद का उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी खुद किसी और का अपचयन करते हैं पर खुद का उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और अब नीचे की सीरीज़ में हम चले जाएँ फ्लोरीन वगैरह की, तो वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो उस सीरीज़ को याद करने की ट्रिक है, क्योंकि इस सीरीज़ के बेस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो मेटल है किसी दूसरे मेटल को कर देगा कि इसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। तो जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो नो डाउट जो दूसरा कम क्रियाशील है उसको उस विलयन से विस्थापित कर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज़ आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्वारेजिया क्या है? 3:1 का रेशियो होता है, कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट SN3। इनका 3:1 का जो रेशियो है एक्वारेजिया कहलाता है और ये गोल्ड या प्लेटिनम को गलाने के काम में आता है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी अराइज हो सकता है कि एक्वारेजिया क्या है। तो हम अगर बात करें तो इस चैप्टर में मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा धातुओं का परिष्कर्षण वो भी इम्पॉर्टेंट है। आयनिक यौगिकों का निर्माण मैंने आपको बता दिया हल्का फुल्का। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टॉपिक रहता है वो है संक्षारण। कोरोजन क्या होता है, चाहे इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे या ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछे, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि संक्षारण क्या है। तो एक ब्रीफ स्टडी, आपको लोहे के ऊपर जंग लगता है, उस जंग से बचाना है हमें, तो वो क्या है? संक्षारण है। कैसे बचाओगे आप उसको? कोई लगा के या ग्रीसिंग करके, पेंट करके, तो ये संक्षारण आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, चतुस्संयोजी है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनता है कि संतृप्त और असंतृप्त से आप क्या समझते हैं। तो जिन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त। जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इसके अलावा 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है समजातीय श्रेणी क्या है, यानी एक जैसी सीरीज जिनके 2 सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एल्केन की बात करें तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसमें CH2 का जो डिफरेंस है, तो इस तरह से समजातीय श्रेणी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा है नामपत्ति, IUPAC नामपत्ति। IUPAC नामपत्ति में अधिकतर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो एल्केन से लिया जाता है कि एल्केन का ही IUPAC नाम आपसे पूछा जाएगा। कोई भी लिया पर IUPAC नाम जरूर डेफिनेटली पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आप मस्ट करके जाएंगे। एंड देन सेकेंड बात करें हम दहन की। दहन की अभिक्रिया क्या होती है? दहन की अभिक्रिया मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया आपने, आपको याद नहीं है किसका दहन आपसे पूछा गया, तो एक सिंपल सी ट्रिक बनाती हूँ। हाइड्रोकार्बन लिया,
दहन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलना होता है। जब हम किसी को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, अगर हमने पूरी तरह से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण किया है तो हमें 2 कंपाउंड फिक्स मिलेंगे, वो है CO2 और H2O। हालांकि अभिक्रिया संतुलित करना आपके कोर्स में है, परंतु अगर आपसे अभिक्रिया संतुलित नहीं हो रही और आपसे किसी का दहन पूछा गया, इस हाइड्रोकार्बन का दहन करो तो क्या करें, तो आपने हाइड्रोकार्बन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, देन उसके प्रोडक्ट लिखने हैं CO2 और H2O। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से वो संतुलित नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सिर्फ CO2 और H2O लिखिएंगे तो भी पूरे मार्क्स है, क्योंकि प्रोडक्ट तो यही बन रहा है। इसके अलावा बात करें ऑक्सीकरण की, साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस जरूर पूछेगा। साबुन और अपमार्जन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो साबुन और अपमार्जक में हल्का फुल्का डिफरेंस, 2-3 डिफरेंस आपको याद करके जाने हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कार्बन वाले इंपॉर्टेंट में टॉपिक्स में, तो संतृप्त असंतृप्त हो गया। सेकंड समजातीय श्रेणी क्या है, एक एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर है, दहन की प्रक्रिया क्या है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंड देन बात करें आवर्त सारणी की, 5th चैप्टर है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी की बात करें तो ये आवर्त सारणी मैंने यहाँ लगा रखी है। आवर्त सारणी, पहली बात तो वो पूछेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया, डोबेनियर का त्रिक क्या है। नो डाउट आप हल्का फुल्का उसकी स्टडी ले लीजिए, पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेंडेलेव की आवर्त सारणी। पहला तो ये किसके बेस पे थी, ये परमाणु भार के बेस पे थी। उस वक्त 63 तत्व ज्ञात थे। अगर आवर्त सारणी का ब्रीफ स्टडी आपको करनी है तो उसका इस चैनल पे मेरा वीडियो है, मतलब अगर आवर्त सारणी की ब्रीफ स्टडी आपको करनी है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसकी ब्रीफ स्टडी कर सकते हैं। हार्डली 10-15 मिनट का वीडियो है और बहुत इजी वे से मैंने उसे समझाया है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आवर्त सारणी याद होगी, क्योंकि केमिस्ट्री की ABCD है आवर्त सारणी, अगर वो याद हो गई कौन सा एलिमेंट कहाँ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा उसकी कमियां उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु भार को आधार बनाया था और उसी पे वो फेल हो जाती है। तो ये आवर्त सारणी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी कमियाँ इम्पॉर्टेंट है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोजली ने दी थी, परमाणु क्रमांक के ऊपर बेस थी। कितने पीरियड थे? 7 तो पीरियड थे, 18 वर्ग थे। कौन से ब्लॉक थे? S, P, D और F ब्लॉक। तो इनके बारे में हल्की फुल्की ब्रीफ स्टडी आपको पता होनी चाहिए, और ज़्यादा ब्रीफ स्टडी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि 10th में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनके बारे में हल्का फुल्का आपको बताया भी है कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं और आपका पैटर्न ऐसा रहेगा उन्हें लिखने का। थैंक यू।